मिनट के फासले में 7 ब्लास्ट किए उन्होंने। नार्को टेस्ट के दौरान अगर मैं कोई बयान दे दूं या कोई मुलजिम बयान दे दे तो पढ़ा नहीं जा सकता। यार मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा और मैं ताज होटल में रहा और मुझे 5,000 मिल गए। क्या कर लिया फर्क पड़ा अगर मैंने एक आदमी को मार दिया? ये मेंटालिटी है उन लोगों की। ये जो इनके कानून है वो सारे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं कि अगर पुलिस वाले किसी मुलजिम के बीबी को बच्चों को उठाकर कहीं हॉस्टेज बना के उठा ले जाएं जस्ट बिकॉज समबडी हैज सफर्ड, इनोसेंट कैन नॉट बी पनिश्ड। कई बार जीतने के बाद भी बुरा लगता है। और आज तक ऐसा कोई क्लाइंट नहीं मिला जो आकर ये ना बोले कि साहब मैंने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में न्याय प्राप्त कर लेना या वहाँ पर जाकर किसी मुकदमे को लड़ लेना बहुत कठिन बात। क्या कानून के पास है, कोर्ट के पास इस बात की पावर है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है और आप उसे जेल में बंद करके रखते हैं तो उसका समय लौटा सकते हैं? डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत का लोकतंत्र या भारत का प्रजातंत्र जिसे अपन कहें, तो 3 बहुत मजबूत स्तंभों पे टिका है। अव्वल प्रथम जो मैं समझता हूं जो स्तंभ है वो विधायिका, दैट इज लेजिस्लेचर, पॉलिटिक्स। दूसरा कार्यपालिका जो ब्यूरोक्रेसी पे आता है, एग्जीक्यूशन पे आता है। और तीसरा स्तंभ जो है, जो बहुत ही अहम स्तंभ है भारत के लोकतंत्र, भारत के प्रजातंत्र का, वो है न्यायपालिका। और आज कुक स्पीक्स में अपन चर्चा करेंगे न्यायपालिका का। और ये मेरा नसीब, हमारी टीम का नसीब कि आज हमारे बीच में अजय मिश्रा जी हैं, जो ना कि शहर के, प्रांत के, पर देश के बहुत ही उम्दा प्रसिद्ध वकीलों में से हैं, सीनियर एडवोकेट हैं जबलपुर हाई कोर्ट पे। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, थैंक यू। मिश्रा जी, आज जो मैं न्यायपालिका का टॉपिक मैंने चूज किया है, और ये काफी डिमांड आई हमारे सब्सक्राइबर्स से कि अपन केसेस का भी, दिलचस्प केसेस भी हुए, कुछ दिलचस्प केसेस भी हुए कि 15 साल, 17 साल, 20 साल तक एक केस चला और जो आरोपी थे वो उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसमें आक्रोश भी है जनता के बीच में, कुछ पर्सनल आक्रोश है, कुछ धर्म के प्रति एक आक्रोश है। अब जैसे अगर अपन 2 केस देखें तो एक मालेगांव जो ब्लास्ट केस था जिसमें करीब 100 लोग मरे, सिमिलरली बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट जो केस था, तो इसमें मैं चाह रहा था अपन किसी एक बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट करें क्योंकि वो हाँ जरूर जरूर, कोई भी अपने को तो एक एग्जांपल। बहुत सारे विधिक सिद्धांतों पे चर्चा करने के उपरांत उनको उन्मुक्त किया गया है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट ने सबको कन्विक्ट किया था। फिर जो मुल्जिमानों की अपील हुई, उस अपील के आधार पर उनको दोषमुक्त कर दिया गया और सारे अभियुक्त दोषमुक्त कर दिए गए। ये एक बड़ी जनसाधारण में भी एक बड़ी जिज्ञासा और उत्सुकता का विषय है कि ऐसा क्यों होता है कि इतने सेंसिटिव मामलों में जहां ये उम्मीद की जाती है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पूरे लगन से काम करेंगी, पूरे धैर्य से काम करेंगी, पूरे शिद्दत से काम करेंगी, वहाँ पर अगर इस प्रकार के एक्विटल होंगे तो लोगों के मन में एक शंका आती है, एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है। और अगर आप देखें मिश्रा जी, तो ट्रायल चला करीब 19 साल। एग्जैक्टली 2006 का ब्लास्ट था, 19 साल चला, 13 एक्यूज थे, एक की डेथ हो गई, 5 को डेथ पेनल्टी मिली, 7 को लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला और वो 12 के 12 आज बरी हो गए। तो अपन कुछ अहम मुद्दों पे उसमें अच्छा, दूसरा जो आपसे मैं चाह रहा था, आपका जो एक विशेष ज्ञान है या करते हैं लोग, जो एक नॉर्मल आदमी, जैसे मैं हूँ एक नॉर्मल आदमी हूँ, आप तो एक बहुत ही वकालत के बाशिंदे हैं। हाँ, नहीं, क्या आप अंडरस्टैंड करते हो कि ये क्यों हुआ? एग्जैक्टली हम लोग को खुंदक आती है, मतलब आक्रोश रहता है, अरे यार, या वो धर्म के कारण हो या पर्सनल व्यक्तिगत आक्रोश हो, अरे यार ये क्यों छोड़ दिया इसको। मालेगांव में भी किसी ना किसी को आक्रोश होगा, क्यों छूट गया? तो क्या वजह, किन पॉइंट्स पे आप समझते हो अपन एक जनता को बता सकते हैं यार ये पॉइंट्स वीक थे इसलिए इनको बरी किया गया? नहीं कुकरेजा जी, देखिए ये बात तो मैं आपकी मान रहा हूँ कि जनता में आक्रोश है, क्योंकि जो दोनों हमले आप बता रहे हैं जिस प्रकृति से हुए हैं उससे ऐसा जाहिर, ऐसा लगता है कि एक जात विशेष ने एक प्रदेश विशेष या वहाँ के लोगों विशेष पर एक संगठित हमला किया जी, मतलब पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देने का प्रयास किया गया जी, और जिसके बावजूद भी अगर इस प्रकार का फैसला आता है अंततोगत्वा कि सारे छोड़ दिए जाते हैं तो एक असंतोष भी है और आक्रोश भी है। जी, परंतु हमें ये समझना पड़ेगा कि जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसकी एक अपनी सीमा है जी, और उन सीमाओं के अंतर्गत ही एक न्यायाधीश फैसले सुना सकते हैं। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का पहला सिद्धांत है कि अगर ट्रायल होगी तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो संदेह के परे, मींस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, अपने एलिगेशंस को प्रूफ प्रूफ कर। और उसमें सबसे बड़ी योग्यता या उसमें सबसे बड़ी सहभागिता होती है
कि गवाहों का रिस्पॉन्स क्या आता है, क्योंकि प्राय देखने में आया है कि जो ट्रायल ज़्यादा लंबी चलती हैं उनमें या तो गवाहों की रुचि समाप्त हो जाती है या कुछ कतिपय अन्य कारण होते हैं जिनके कारण वो उतनी गंभीरता से और उतनी क्या बोलूँ स्पष्टता से बयान नहीं दे पाते हैं जिनका लाभ अंततोगत्वा अक्यूज पर्सन को मिलता है और वो छोड़ दिए जाते हैं। जी। अब जैसे उसमें एक जो आपने अभी विटनेस का ही बोला, तो अब उसमें विटनेसेस का जो उन्होंने बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट का किया था, जो ड्राइवर था उसने बोला सर मैंने इस आदमी को वहां पे छोड़ा, उसने बोला सर मैंने इसको स्टेशन से आते हुए बाहर देखा, जिसको जो हाई कोर्ट ने नेगेटिव किया कि ये विटनेस तो जो था, ये विटनेस जो सही मायने में सही नहीं बोल रहा, मतलब दे डिड नॉट एग्री विद द विटनेस कि उसने देखा और उन्होंने मान्यता प्राप्त करी। तो ये विटनेस का क्या खेल किया है पर्टिकुलरली बॉम्बे वाले ब्लास्ट? नहीं देखिए, जो अगर मैंने जितना अध्ययन किया, बहुत लंबा जी, जजमेंट जी। है, तकरीबन 600 पेज का, जी जी 600 प्रश्न लिखे गए हैं और हर प्रकृति का जो साक्ष्य है उसका बड़ा सूक्ष्म आकलन किया गया है डिवीजन बेंच जी जी महाराष्ट्र हाई कोर्ट में। प्रश्न उठता है कि जहां हम ये जो इस प्रकार की जो एविडेंस जिसका आपने जिक्र किया, इसको परिस्थितिजन्य साक्ष्य बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियल जी जी एविडेंस, जी कि एक व्यक्ति के बारे में उसकी एक पर्टिकुलर जगह पर मौजूदगी के बारे में एक कोई कथन करता है, जी परंतु मात्र उसकी मौजूदगी मात्र से तो ये मान्य नहीं किया जा सकता है कि वो व्यक्ति उस ऑफेंस में उसकी भागीदारी है। जी तो ये इनके बीच के जो कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं, जी जब तक ये कनेक्टिंग लिंक्स एक पर एक बिठाए नहीं जाते और वो पूरी तरह अकाट्य उसके कारण निष्कर्ष नहीं निकालते, को लीड नहीं करते, तब तक उन ऐसे जो मतलब मैं क्या बोलूँ पैची साक्ष्य होते हैं, उस पर भरोसा करके कोई बड़ा दंड दिया जाना विधि में संभव नहीं है। तो ये रहा कि आप मानते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक देखिए, कमजोर जो रहा। मैंने उसमें पढ़ा तो उसमें सबसे बड़ी बात समझ में आई जो मुझे, कि इसमें इस बॉम्बे ब्लास्ट कांड में के दो पहलू हैं। जी जो मास्टरमाइंड थे वो आज तक नहीं पकड़े गए। मैक्सिमम उन लोगों का प्रोसिक्यूशन हुआ है जिन्होंने तथाकथित रूप से बम किसी कंटेनर में रखकर रेलवे, एक बड़ा इसमें सिमिलरिटी है कि सारे जो बम थे, जो सारे भी ब्लास्ट के लिए जो मटेरियल रखा गया वो फर्स्ट क्लास की कंपार्टमेंट्स में रखे गए, तो उन्होंने वहां पर प्लांट कर दिया और चले गए। तो वो लोग तो पकड़े गए कि जिन्होंने प्लांट, जिनके वो शक था कि इन्होंने प्लांट किया, परंतु जिन्होंने उसको बनाया, बम फिट किए, ये सारी चीजों को जो करके मास्टरमाइंड थे, जो मेन परपिरेटर थे, वो कभी अरेस्ट नहीं हुए। आप क्या और वजह उनकी जानकारी नहीं जी, हुई। क्या वजह समझते हो मिश्रा जी कि 19 साल के ट्रायल के बाद भी मास्टरमाइंड क्यों नहीं पकड़ा जाता? देखिए, जहाँ तक पकड़े जाने का सवाल है वो तो अनुसंधान के समय होगा। जी ट्रायल में पकड़ने का तो प्रश्न उठता नहीं है। मैंने वो जो अवस्था होती है उसको पार करने के बाद ही ट्रायल होती है। जी क्योंकि प्रश्न उठता है यही है कि इट डिपेंड्स, और ये बताता है कि जो षड्यंत्र किया गया था या जो स्कीमिंग की गई थी वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर की गई थी। जब षड्यंत्र इस प्रकार के किए जाते हैं तो उसमें कई लेयर होती हैं। जी जो सबसे लोएस्ट लेयर होती है वो जो एग्जीक्यूटर होते हैं उनके संपर्क में रहती है। जी और फर्स्ट जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं उनको ये नहीं मालूम कि जो फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर जो चल रही है, उस लेयर उसके वो लेयर कौन है और उसमें उनका क्या संपर्क है। जी ये जो मल्टी लेयर सिस्टम होते हैं, इसमें जो कमांड देने वाले होते हैं प्राय देश के बाहर बैठे रहते हैं। करेक्ट वो खाली आपको सामान मुहैया कराते हैं, पैसे मुहैया कराते हैं और आदमी खड़े कराते हैं। तो जो लोकल व्यक्ति होता है, जो लोकल एग्जीक्यूटर होता है, उसको ज्ञान नहीं रहता। उसको ज्ञान ही नहीं कि हमारा मास्टरमाइंड कौन है। हाँ और अगर ज्ञान भी हो तो ये भी देखा जाता है, प्राय देखा गया है कि जो सेकंड थर्ड लेयर हैं, ये हार्ड कोर क्रिमिनल्स होते हैं। तो उनको उनके मन में बात रहती है कि हमें बचना है अपने आप। और वो अच्छे से तरह से ये भी जानते हैं कि अगर हमने अपने जो सुप्रीम मास्टरमाइंड है उनका नाम लिया, बताया, तो हो सकता है कि उनका जीवन भी खतरे में पड़ जाए। तो इसलिए दोनों चीजें रहती। नहीं, पर आप जैसे आपने जिक्र किया अभी कि इट वाज अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, वो तो थी साहब कि 6 मिनट के फासले में 7 ब्लास्ट किए इन्होंने, मतलब हाउ वेल इट वाज प्लान्ड। एग्जैक्टली, काफी, मैं तो समझता हूँ ना केवल प्लानिंग की है जी, बल्कि इन लोगों ने उसकी रिहर्सल भी की होंगी कि किस प्रकार से इनके आदमी निकलेंगे, कहाँ पहुंचेंगे और कैसे कैसे प्लांट करेंगे। अन्यथा इतना परफेक्ट एग्जीक्यूशन संभव नहीं होता है। और जो लोग उन एग्जीक्यूशन में शामिल हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित और इस प्रकार के भी नहीं है जिनसे आप उम्मीद कर सकें कि वो बहुत प्लान तरीके से करेक्ट। पर तो ये कहीं रिहर्सल कराई गई है और रिहर्सल करने के उपरांत कार्रवाई की। पर कहीं ना कहीं एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट पूछ रहा हूँ, जैसे कि ये आपके वकालत का प्रश्न नहीं है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अपनी सिक्योरिटी की तरफ से एक चूक रही? नहीं, निश्चित तौर पर सिक्योरिटी की तरफ चूक रही, मगर आप इस बात को नहीं भूल सकते कि अगर आप बॉम्बे गए होंगे जी, और अगर आपने कभी जो उनकी लोकल ट्रेन में ट्रेवल किया होगा जी, तो जितना भीड़ हो, जितना रश वहाँ पर होता है, वहाँ पर बहुत मुश्किल रहता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष को
या किसी कुछ व्यक्ति विशेषों को लोकेट करके आप उनके बारे में नजर रख सकें। और यस, प्रश्न उठता है जो एक और सवाल है कि जो मुझे समझ में आता है कि जिस कंटेनर में ये लेके गए हैं वो ऐसे कंटेनर हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो एक से ज्यादा लोगों के पास वो कंटेनर, जैसे टिफिन बॉक्स उठा लीजिए, करेक्ट, टिफिन बॉक्स में अगर बम लेके जा रहे हैं तो उस पर ये प्रथम दृष्टया शक करना बहुत कठिन होता है कि इसमें बम हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे मतलब इतने साल के अनुभव से आई है कि अगर वो कोई कुली या कोई कैरियर उसको लेकर जाए जो उससे कनेक्टेड नहीं होगा तो उसके लोड डिस्ट्रीब्यूशन से उसको शक हो सकता है कि इसमें है। परंतु ये सुरक्षा, ये बड़े प्लानिंग तरीके से किया गया कि जिन लोगों ने प्लांट किए हैं वही उसको कैरी कर रहे थे। करेक्ट, करेक्ट। और उनको वहां पर इतना ज्यादा रश रहता है, आपने देखा होगा कि एकदम इमीडिएटली मुश्किल, असंभव है मेरे हिसाब से। एक तो आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा रहा, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस। एक और मैं इससे पहले वहां भी आपने देखा होगा तो इसमें इनके पास मेटल डिटेक्टर वगैरह उतने ज्यादा नहीं थे कि वो किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को इमीडिएटली लोकेट कर लें। अब निश्चित तौर पर एआई का सर्कल बढ़ता जा रहा है और तो हो सकता है कि निकट भविष्य में हमें पाएं कि पूरे एरिया में ही आप जैसे ही प्रवेश करेंगे इस प्रकार के सामान को लेके तो अलार्म बन जाएंगे। अब उसमें जैसे जी वैसे मैंने जिक्र किया, वो इतना वास्ट टॉपिक है मिश्रा जी, सिक्योरिटी की चूंकि तो देखिए कैमरास भी होते हैं, कैमरास भी बंद कर दिए जाते हैं। तो जैसे कश्मीर ब्लास्ट फॉर एग्जांपल हुआ था, जैसे कहते हैं ना स्लीपर सेल थे, उसके बगैर तो पहलगाम में हो ही नहीं सकता था। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इसमें भी स्लीपर सेल जरूर होंगे 100%। बिना स्लीपर सेल हो ही नहीं सकता। तो वो बचाने वाले भी हैं और पकड़ने वाले भी हैं, तो बचाने वाले के कारण ही ये कर पाए। नहीं, फिर आप और दूसरा एक और देख लें, इस देश में हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, बॉम्बे वगैरह सबसे पॉपुलेशन वाली सिटी है। यहाँ पर जितना लिमिटेड पुलिस फोर्स है आपके पास, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कोने में डिप्लॉय कर दिया जाए और वो हर जगह से पकड़ कर निकाल लेंगे। जी जी। और फिर दूसरा एक और सवाल है जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या हमारे यहाँ की पुलिस को इस प्रकार की गतिविधियों पर इस प्रकार की नजर रखने की कोई विशेष ट्रेनिंग है कि वो देखकर समझ जाए या अनुमान लगा सके। वो एक जनरल पुलिसिंग करते हैं कि अगर एक धार्मिक जुलूस निकल रहा है तो डंडे लेके खड़े हो जाइए, लोगों को इधर उधर। परंतु जो एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो, स्कैनिंग हो, वो नहीं है। वो धीरे धीरे आएगी, उसके बाद ही संभव होगा। आपने बहुत अच्छा बोला कि 3 लाइन ऑफ एक्शन होती है। मैं ऐसी याद कर रहा हूँ आपके साथ बैठे बैठे, क्योंकि अभी चीजें खुलेंगी। जैसे गुलशन कुमार का एक केस था। एग्जैक्टली। अब उसका जो पेपर में पढ़ा, मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि भाई टोटल जो मनी दिया गया था वो 50 लाख या 1 करोड़ था फॉर एग्जाम्पल। और अल्टीमेटली जिस आदमी ने मारा, जो यूपी से पकड़ा गया, उसको मात्र 5,000 रुपए मिले या 10,000 रुपए मिले। तो ये भी इन लोगों की जो लोअर वाली जो अपन की लाइन नंबर 3 है। जो गुलशन कुमार का जिक्र किया उसमें एक मध्य प्रदेश का लड़का भी था जी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके वालिद वकील थे जी, और उनको भी शामिल था जी। प्रॉब्लम ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयड, मतलब लिटरली जो गरीबी के मारे परेशान हैं, जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई बचने का कोई साधन ही नहीं है किसी प्रकार का, तो जब उनको 5,000 रुपये भी मिलते हैं और उनको एक सूडो सुरक्षा दे दी जाती है या विश्वास दिला दिया जाता है कि आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि आप एक अननोन फिगर हो, भीड़ में आओगे, भीड़ में गायब हो जाओगे। जिस तरह पानी के रेले में एक चप्पल गिर जाए नर्मदा नदी में, तो कहाँ जाएगी, पता ही नहीं चले। तो ये सारी चीजों के चलते वो शामिल हो जाते हैं। 5,000 रुपए उनके लिए बड़ा आकर्षण हो जाता है। उसका तो एक और बड़ा मजेदार किस्सा में पढ़ रहा था कि यार मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा और मैं ताज होटल में रहा और मुझे 5,000 मिल गए, तो क्या कर लिया फर्क पड़ा अगर मैंने एक आदमी को मार दिया। ये मेंटालिटी है उन लोगों की। बिल्कुल ठीक कह रहा है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस आपने एक बोला मिश्रा जी, एक और चीज मैंने उसकी स्टडी करी थी, जो उनके स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। जब ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस हुआ तो ही वाज एक्चुअली नॉट ऑथराइज्ड टू टेक द सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ये भी एक बड़ी मजेदार किस्सा जो मैंने उसी में पढ़ा, केस स्टडी में पढ़ा। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का कंडक्ट हुआ 7/11/2006 और जिन्होंने किया उनकी जो टेन्योर था वो 7/5/2005 से 15/11/2006 तक नहीं था। मतलब आप फोन रिकॉर्डिंग की टेपिंग की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हुए किस नेचर के, क्योंकि कई प्रकार के सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं इसमें जहां पर जो ब्लास्ट के पीसेस मिले हैं वो एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो जो उनके मैसेजेस इंटरसेप्ट किए गए हैं उर्दू भाषा में और उसमें उनको डिकोडिंग की गई वो भी एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। इस प्रकार के कई तरह के सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं। उनकी जो विसिनिटी में प्रेजेंस थी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे 10 नंबर अररा कॉलोनी पर 10 बजे कोई देखे तो ये विश्वास करने का कारण है कि मैं किसी अप्राकृतिक कारण से वहां हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सेटल्ड है। मैं 11 बजे घर से निकलता हूँ, कोर्ट जाता हूँ।
परंतु उसका ये जो अपवाद है, जी, ये एक कारण हो सकता है कि मेरी जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको इंगित करता हो। ओके, तो इन सारी चीज़ों को देखना है कि अगर मिस्टर एक्स इस जगह इस प्लेटफॉर्म पर लोकेट किए जाते हैं तो क्या उनकी उपस्थिति का कोई रीजन योग्य कारण है या नहीं। नहीं, मैं आपसे जो पूछ रहा था, जो एसईओ, जो वन ऑफ द रीजंस जो माननीय जज साहब ने दिया हाई कोर्ट के, कि जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे वो ऑथराइज्ड ही नहीं थे एविडेंस लेने के लिए उस पीरियड में। बिल्कुल ठीक बात। तो ये देखिए, तो एक बहुत बड़ी चूक है साहब, अगर ये ये प्रोसिक्यूशन। बिल्कुल बहुत बड़ा ब्लंडर है, और जो कि कानून का बड़ा स्पष्ट सिद्धांत है जो सब जगह मान्य किया जाता है। जी 1936 प्रिवी काउंसिल से ये चला आ रहा है, जी जी जिसमें नज़ीर मोहम्मद का केस है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि अगर कानून किसी कार्रवाई को करने के लिए या किसी अनुसंधान के किसी कृत्य को संपन्न करने के लिए जी कोई अगर प्रक्रिया बनाती है तो उस प्रक्रिया का निर्धारण, उस प्रक्रिया का अनुसरण करना जी अनिवार्य है, और अगर आप उसका अनुसरण नहीं करते हैं, कोई भी डेविएशन होता है, तो किया जो आपने संग्रहित साक्ष्य है जी, वो शून्य माना जाएगा। ओके तो ओके। ये इंपॉर्टेंट है। दिस ये भी एक अच्छा पॉइंट है साहब, की जो उन्होंने जो किया। नहीं, और फिर दूसरा एक और भी है जी कि ये अधिकारिता भी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाती है, जी, ताकि वो अपने सेंस ऑफ डिस्क्रिशन को, सेंस ऑफ सूटेबिलिटी को प्रॉपरली एक्सरसाइज कर सकें और निष्पक्ष रूप से अनुसंधान कर करेक्ट सकें। करेक्ट। नहीं, इसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है मिश्रा जी, की जो डिफेंस था वो प्रोसिक्यूशन से बेटर था, तभी तो वो जीत पाए। प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया। नहीं तो सर, वो मैं आई ऑब्जेक्ट टू। जी क्या जी, है कि प्रश्न ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज्यादा है, प्रोसिक्यूशन की। प्रोसिक्यूशन की। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसिक्यूशन। जी जी, डिफेंस जो एक्यूज्ड है उसको अपने आप को डिफेंड करना है, अपने को इनोसेंट प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, करेक्ट, इसको ये प्रूफ। इनको है। और दोनों में डिग्री ऑफ प्रूफ है वो भी बहुत अलग है। जी इनको सिद्ध करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब होता है कि अगर सारे 10 सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं तो 10 सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो चेन बनती है जी, वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कहीं से ब्रेक ना हो, और वो सिर्फ एक ही कंक्लूजन को लीड करती हो कि ये व्यक्ति जो है जिसके खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इसने ही अपराध किया है, किसी अन्य ने नहीं किया है। तो जो न केवल पॉजिटिवली प्रूव करना है बल्कि आपको एक्सक्लूड भी करना है कि कोई और इसके लिए शामिल नहीं हो सकता। एज अगेंस्ट दैट जो डिफेंस होता है, डिफेंस के पास जो अपना, उनको सबसे पहले तो इनोसेंस प्रूव करने की उनको जिम्मेदारी होती नहीं। अगर करने के लिए कोशिश भी करें तो उन्हें प्रोबेबिलिटी के आधार पर सिद्ध करना है कि अगर संभाव्य साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं तो उसके आधार पर भी उनके बचाव को मान्य किया जाता है और उनके तदनुसार उनको उसका बेनिफिट मिलता है। ओके ओके। चलिए, ये भी एक सेकंड मुद्दा था, जैसे आपने एग्री किया कि अगर स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मान्यता ही नहीं थी तो ये तो एक बहुत बड़ा एक लूपहोल रहा, बहुत बड़ा लूप। अच्छा, एक और चीज जो मैंने आपसे पूछ रहा था कि जो कन्फेशन कराए गए थे इनसे, जिन्होंने कहा हमको बहुत टॉर्चर करा गया है, हमको बहुत टॉर्चर करा गया। सर, ये कराए गए थे नहीं बोले आप, क्योंकि कन्फेशन कराया नहीं जाता, किया जाता। सॉरी, कन्फेशन जिन्होंने किया, मैं क्षमा चाहता हूं। अब आप बिल्कुल टेक्निकल चीज बोलेंगे तो वो थोड़ी बड़ी दिक्कत जाएगी। 13 लोगों ने कन्फेशन किया था। और उस कन्फेशन, देखिए कन्फेशन भी एक अपने आप में टेक्निकल टाइप का विशिष्ट प्रकार का सबूत है जी। कन्फेशन हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने होता है जी जी। कन्फेशन के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी है। सबसे पहले जरूरी तो ये कि वो इनकल्पेटरी होना चाहिए। ओके। इनकल्पेटरी से मेरा मतलब है कि अगर मैं कन्फेस करूं तो मुझे अपने रोल को, अपनी भूमिका को और मेरे इन्वॉल्वमेंट को भी बताना पड़ेगा जी। मैं ऐसा कन्फेशन नहीं कर सकता कि मनोज कुकरेजा जी ने ऐसा किया, झिका साहब ने ऐसा किया, वो नहीं चलेगा। ओके। इनकल्पेटरी होना चाहिए। एक्सकल्पेटरी जो भी कन्फेशन होगा वो मान्य नहीं किया जाएगा। ओके ओके। दूसरा ये भी जिम्मेदारी है प्रोसिक्यूशन की कि वो ये सिद्ध करे कि जो कन्फेशन किया जा रहा है, ये कन्फेशन बिना किसी इंड्यूसमेंट के है, बिना किसी प्रेशर के है, बिना किसी टॉर्चर के है और उसके द्वारा वॉलंटरीली किया गया है। Then only it can be acted upon. But then generally this is always fought in the court के साथ मुझे मार पीट के मेरे से। ये इस केस में भी यही हुआ है कि जितनों ने भी कन्फेशन किया उन्होंने उसको रिट्रैक्ट कर लिया। नहीं, ये आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए जो बैठे हुए हैं कि ये कन्फेशन जनरली अपन फिल्मों में भी देखते हैं, अरे यार वो मेरे को सर पुलिस वाले ने मारा और जज साहब ने उसको ओवरटर्न कर लिया। तो क्या ये एक जो प्रोसीजर होता है इसको अपन और स्ट्रांग नहीं बना सकते जब ये कन्फेशंस लेते हैं, ताकि बैक ट्रैक नहीं करे? देखिए, बना तो सकते हैं आप, उनकी एडमिसिबिलिटी को एब्सोल्यूट कर दें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। मगर प्रश्न उठता है कि एक जो हमारा, देखिए अगर आप हमारा जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है जी, या जो सिस्टम है या जो उनके कानून है वो सारे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। तो अंग्रेजों के ज़माने में उनको ये मान्यता थी कि यहाँ की जो पुलिस होती है वो अपने बल का प्रयोग करके या अन्य किसी प्रकार के दबाव डालकर किसी भी व्यक्ति से कुछ भी कहलवा सकती है।
तो इसलिए उन्होंने उसको इनएडमिसिबल माना। जैसे हमारा जो पुलिस कथन होता है सेक्शन 161 पुरानी जो सेक्शन थी 161 सीआरपीसी, उसमें जो दर्ज किया जाता था उसकी कोई मान्यता नहीं, आदमी जब चाहे उसको विड्रॉ डिसोन कर सकता है। तो ये कमियां हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर कमियां हैं, परंतु इनको दूर करने के लिए भी बहुत लंबी प्रक्रिया है। आपको जो मेरे फादर चूंकि पुलिस में थे तो मैं बताता हूँ कि उनका एक पेटेंट डायलॉग था कि मध्य हिंदुस्तान की जो पुलिस है वो कानून जो साक्ष्य होती है उसको संग्रहित नहीं करती है, बल्कि साक्ष्य निर्मित करती है। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो प्रेशर रहता है कि एक केस को जल्दी सॉल्व करो, उसकी एंग्जाइटी में भी कई बार पुलिस अधिकारी ऐसा साक्ष्य पेश कर देते हैं बनाकर जो कि वास्तव में ग्राह्य नहीं होता है। करेक्ट, पर ये एक अहम मुद्दा रहा इस केस में कि जो जज साहब, जो हाईकोर्ट के जो माननीय जज थे, उन्होंने बोला कि ये तो टॉर्चर किया गया है, अथवा इनसे अभी स्पेशल रिकॉर्डिंग की जाए और पुराने इनके को उसको रद्द किया जाए। अब वो नया सिस्टम चालू हो गया है कि उसमें वीडियोग्राफी करते हैं ऐसे कन्फेशन की, बट फिर भी उनके पास ऑप्शन है कि वो ये कह सकते हैं। क्या होता है सर टर्म आपने यूज किया? वीडियोग्राफी करते हैं। अच्छा, वीडियो। मगर वो फिर भी उनके पास ऑप्शन है कि वो उसको डिसोन कर सकते हैं, उसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं। मैं कह रहा हूं सर, इसको क्यों नहीं अपन कंट्रोल कर सकते? इसका कोई प्रावधान क्यों नहीं अपन निकाल? सर इसका प्रावधान तो निकाला जा सकता है, मगर हर प्रावधान जब भी निकलता है बनता है तो उसके उतने ही तरीके से दुरुपयोग भी होते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर पुलिस वाले किसी मुलजिम के बीबी को, बच्चों को उठाकर कहीं हॉस्टेज बना के उठा ले जाएं और उन पर दबाव डालें, तो मैं समझता हूँ एक साधारण आदमी जिसका कोई बहुत ज़्यादा मॉरल फाइबर या मॉरल कैरेक्टर नहीं होगा तो सकम कर जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड एटीट्यूड और अप्रोच बनानी पड़ती है। अब इसमें जो 15 लोगों ने, जिन्होंने 15-16 शायद लोग हैं जिन्होंने कन्फेशन किया था, सबने रिट्रैक्ट किया और सबका यही कहना था। बिल्कुल। अब उसमें से 15 बिल्कुल सही बोल रहा है। एक और चीज साहब, इसमें नार्को टेस्ट किया गया था एक के साथ जी, जो जिसमें उसने कबूल किया, और फिर वो माननीय जज के पास जब पहुंचा हाई कोर्ट पे तो कहता साहब मैंने तो नार्को टेस्ट किया ही नहीं। मुकर्री का क्या नार्को टेस्ट की अहमियत है एक जजमेंट में मिश्रा जी? नहीं, देखिए नार्को टेस्ट जो है वो बेसिकली इनडायरेक्ट टेस्ट है, इनडायरेक्ट टेस्ट है। नार्को टेस्ट के दौरान अगर मैं कोई बयान दे दूं या कोई मुलजिम बयान दे दे तो पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि आदमी उस वक्त बेहोशी की हालत में रहता है। आप उसको इंड्यूसमेंट के लिए जो ड्रग्स देते हैं उसके तहत उसका कंट्रोल, जो उसका जो देखिए जब हमें झूठ बोलना पड़ता है तो हमें एफर्ट करना पड़ता है, और वो एफर्ट करना हमारे दिमाग से चलता है कि मेरा दिमाग मुझे कमांड करता है कि मुझे झूठ बोलना है, इस प्रकार का झूठ बोलना है। तो ये जो मेरा कंट्रोलिंग पावर है इसको रिलैक्स कर देते हैं और उसको ईज आउट कर देते हैं। तो आदमी साहब जो सवाल पूछते हैं बोलता जाता है, परंतु वो अपने नॉर्मल फैकल्टी, उसकी जो नॉर्मल पावर है शरीर के और जो उसके नियंत्रण है वो उसके बाद उस वक्त रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इस नार्कोटेक्स में जो जानकारी मिलती है नार्को टेस्ट में, इसका उपयोग आप अग्रिम अनुसंधान में तो कर सकते हैं, परंतु उस समय के दिए गए बयान को या कथन को उस व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो उसका फिर बेनिफिट क्या होता है? उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको इनकी क्या स्कीम रही होगी, किससे क्या मिला होगा, उसको गाइडलाइन मिलती जाती है, आपको लीड मिल जाती है, जिसको अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की भाषा में बोलूँ, फर्दर लीड मिल जाती है कि कैसे कैसे हुआ। जो टोटली हिडन फैक्ट्स हैं या जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं उनको एक्सपोज करके उनको खोलने का काम हो सकता है। करेक्ट। तो नार्को टेस्ट का एक कोई लायबिलिटी या वायबिलिटी या वजन नहीं होता? ये टूल है बेसिकली फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ओके। सेक्शन 161 का तो आपने बहुत बताया, एडमिट नहीं 161 मैं जो चीज बताना चाह रहा था, सेक्शन 161 सीआरपीसी जो जिसकी क्रमांक बदल गया है क्योंकि नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गई है 2023 से। इसके अंतर्गत जो एसएचओ या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो उसको पावर दिए गए हैं कि वो किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो साक्ष्य हो या उसको जानकारी हो किसी भी प्रकार से, उनके वो बयान लेखबद्ध कर सकता है। तो जो कथन लेखबद्ध किए जाते हैं इसमें भी ये ग्राह्य नहीं माने जाते, कोर्ट में ग्राह्य नहीं है, आदमी इसको डिसोन कर सकता है। इसलिए देयर इज ए लीगल बार कि आप उसको दस्तखत नहीं लेंगे, मतलब ऐसा कोई भी गतिविधि आप नहीं करेंगे जिससे आप उसको बाउंड ओवर करें, उस पर नहीं ले जा सकते। दूसरा, इन जो बयान होते हैं इस बयान का इस्तेमाल सिर्फ बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए हो सकता है कि अगर उसका जब कोर्ट में बयान हो तो अगर उसने कुछ कम बोला हो या गलत बोला हो तो आप उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं या उसका ओमिशन उसको दिखा के पूछ सकते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट ओनली स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 इज एडमिसिबल। अच्छा, एक और इसमें जो थी कि इनके काफी जो विटनेस, ये जो इन्होंने जो अपने एक्यूज ने जो बयान दिए, इनके काफी मैचिंग बयान थे। ये भी एक जज साहब ने पॉइंट लिखा है, बिल्कुल ठीक, आइडेंटिकल कहते हैं कन्फेशंस। तो क्या ये आइडेंटिकल कन्फेशंस भी एक मतलब, मैं इस दर्शकों को बता दूं, जैसे 12 लोग थे तो जज साहब का ये मानना था, जो मिश्रा जी अभी क्लेरिफाई करेंगे,
कि यार इन सबके इनके सबके 12 के 12 के जो कन्फेशंस थे बहुत मैचिंग थे, तो जैसे प्लान किया हुआ था, क्या ऐसा कुछ फीलिंग आती है उससे? वो उसके लिए राइट वर्ड है टेलर मेड। टेलर मेड, ओके। आपने, मैं और आप हैं जी ये सारे हमारे साथी लोग बैठे हैं, जी, इन सब का सेंस ऑफ परसेप्शन अलग होगा। ओके। तो जब एक घटनाक्रम को भी 12 लोग एक साथ देखेंगे तो उनसे आप टेलर मेड या बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल का कन्फेशन नहीं चाह सकते। उनके मेथड ऑफ डिस्क्रिप्शन अलग होगा, उनका परसेप्शन अलग होगा। सारे के सारे व्यक्ति एक ही साथ एक ही समय पर मौजूद रह गए, एक ही घटनाक्रम को तो देख नहीं रहे। घटनाक्रम का कैनवास बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा स्टेशन है, अलग अलग घटना, अलग अलग जगह लोग फैले हैं, अलग अलग तरह से उनकी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। तो उन सारी प्रतिक्रियाओं को जब पुलिस ने या जिन्होंने भी संस्था ने किया, तो जो आपने उनका एक साथ टेलर मेड बना लिया, मतलब टेलर मेड ना बोले तो आइडेंटिकल बना लिया या सिमिलर बना लिया, दैट रेजेस सस्पिशन। दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द क्रूशियल पॉइंट्स। एग्जैक्टली, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। देखिए क्या होता है कि जैसे मेरा बयान करने का तरीका से बेहतर बयान करने का तरीका आपका है, तो अगर आपका जो अगर आप कन्फेशन लिखाएंगे तो उसमें निश्चित तौर पर मुझसे इम्प्रूव्ड वर्जन होगा। और मेरा आपका हम सबका अगर एक सा ही है तो ये इस बात की शंका को बलवती करता है कि नहीं, ये जो कन्फेशन है ये टेलर मेड है, तैयार किया गया है, लोगों को रोल असाइन कर दिए गए हैं और रोल असाइन करने के बाद उनमें उनके नाम डालकर उनसे दस्तखत करा लिए गए। तो मिश्रा जी, ये तो फिर काफी खामियां अगर देखें तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से निकल के आ रही हैं कि इसमें आइडेंटिकल बयान हो गए। जो आपका स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था वो उस टाइम पे ऑथराइज्ड ही नहीं था। एविडेंसेस आपके जो दिए, विटनेसेस जो दिए वो गलत आ गए। तो सर इसमें तो कितने लूप होल्स निकले। तो ऐसा क्यों, ऐसा ये केस 19 साल चलने के बाद भी ऐसा क्यों होता है? नहीं, 19 साल तो अपन बोलते हैं, वो ट्रायल में ज्यादा पीरियड लगा। इन्वेस्टिगेशन जब हुआ, और इन्वेस्टिगेशन तकरीबन मैं समझता हूँ 1.5 से 2 साल चला था। तो उस दौरान जो हुआ वो उन सारी खामियां यहाँ एक्सपोज हुई। परंतु प्रश्न यही उठता है कि तक तो क्या था। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि ये 7 केसेस थे, 7 केसेस अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए। फिर बाद आपने उनको कंसोलिडेट कर दिया और एक SIT गठित कर दी जिसने इसका किया। तो SIT के जो लोग हैं उनके पास भी मैं समझता हूँ कि एक प्रेशर रहा होगा, इनके इन प्रकरण कैसे भी करके इनको पेश करना है। और फिर हमारे देश में एक कमी है, मतलब सेंसिटिविटी की कमी है, जो मैं बोलता हूँ खुलेआम, कि अगर हम किसी घटना को देखते हैं और अगर हम उससे प्रभावित नहीं हैं तो हम उसको बताने के लिए, उसके संबंध में साक्ष्य देने के लिए आगे नहीं आते। तो पुलिस को दोनों चीजें करनी पड़ती हैं, न केवल साक्ष्य को, मेरे हिसाब से साक्ष्य को प्राप्त करना पड़ता है, साक्ष्य को इकट्ठा करना पड़ता है बुला बुला के, क्या ये करिए, और उसके बाद करना पड़ता है। और कई बार हम अति जिज्ञासा में ऐसा भी कुछ कर जाते हैं जो वास्तविक तौर पर पूरी तरह से लीगल नहीं होता। क्योंकि एक जो एकेडमिक प्रेशर है या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर है, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन आपको दी गई है तो उम्मीद की जाती है कि आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट लाएंगे। तो वो रिजल्ट लाने की जो ये जिज्ञासा है, उसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं। पर आप इतने वरिष्ठ वकील रहे, आपने इतने केसेस हैंडल किए होंगे मिश्रा जी। सवाल इस चीज का है कि एक 19 साल तक 12 आदमी जेल के अंदर बंद रहा, एक उम्र ही गुजर गई, एक उम्र ही गुजर गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो वो आरोपी थे, आज तो बरी हो गए। तो आज तो मैं यही लेके चलता हूँ कि भाई उन्होंने वो जुर्म नहीं किया। आज तो अपन कोर्ट का फैसले की इज्जत करते हैं, सलाम करते हैं। तो उनकी तो जिंदगी तबाह हो गई। नहीं, मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने जुर्म नहीं किया, मैं ये मान के चलूंगा कि उनके खिलाफ जुर्म सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसका दूसरा एंगल भी है। अगर आप नहीं देखें, कोई विशेष कारण ना हो तो पुलिस आपको क्यों झूठा फंसाएगी। वो बात अलग है कि वो आपके खिलाफ उतना पुख्ता सबूत नहीं बना पा रहे हैं जो अपन अभी डिस्कस किया, जो खामियां रही उसमें। और जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर में, आपके घर में अंदर वीडियो लगे, घर का कोई वर्किंग जो सर्वेंट है वो कुछ चुराता है तो केस हो जाता है। अगर वो वीडियो वहाँ ना लगे हों और वो चुरा के ले जाएगा तो आप शक कर सकते हैं, सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये स्थिति भी एक जो ये वाला डायलेमा है, ये भी बहुत असर प्रभावित करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रायल कोर्ट ने सबको सजा की थी, हाई कोर्ट ने की डिवीजन बेंच ने जब सबको अपील में रिव्यू किया, सारी चीज़ों को देखा, बहुत संवेदनशीलता के साथ उन्होंने स्क्रूटनी की और उसके बाद उन्होंने उनको छोड़ा है। पर आज सुप्रीम कोर्ट गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करा कि ठीक है, आप इनके अगेंस्ट सुनवाई करेंगे पर इनको आप प्रिजन में वापस नहीं रख सकते, तो दे आर फ्री। नहीं, ठीक है ना, ये बहुत सोचा समझा निर्णय है। प्रश्न उठता है कि क्या कानून के पास या कोर्ट के पास इस बात की पावर है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है और आप उसे जेल में बंद करके रखते हैं तो उसका समय लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते। तो आज उसी दृष्टि से देखिए, दो वर्डिक्ट हैं
एक ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट है कन्विक्शन का, दूसरा रिलीज का, जो निश्चित तौर पर 2 वरिष्ठ जजेस हैं सुप्रीम हाई कोर्ट के, उन्होंने सारी चीज़ों को विचार करके बड़ी विस्तृत तौर पे लिखा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनकी फाइंडिंग इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि उसके आधार पर आप उनको जेल भेज दें। और ये एक सिद्धांत है कि जब हम कोई अपील सुनते हैं तो जो स्थिति अपील किए जाने की दिन पर मौजूद रहती है उसको मेंटेन करना वो ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है। तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार का मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो एक आपसे लीगल पॉइंट ले रहा था, जैसे उसको रिलीज किया उन्होंने कि स्टेटस को मेंटेन, ऑप्शन नहीं था ना, वो उनके खिलाफ कोई कन्विक्शन का वो है। अब सवाल ये है मिश्रा जी, अपन इस इतने खूबसूरत डिस्कशन के कुछ समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। उन बेचारे 200 लोगों के आसपास जिनकी मृत्यु हुई, 850 लोग बेचारे इंजर्ड हुए, उनका क्या? उनका परिवार, एक का हाथ कट गया, मैं देख रहा था पेपर में, आर्टिस्ट था बेचारे ने नकली हाथ लगाया हुआ है, कितने लोग विधवा हो गए। इन जो बेचारे ये सफर कर गए, इनका तो जस्टिस क्या? 19 साल के बाद बेचारे जहां थे स्क्वायर वन पे आ गए। कुकरेजा जी देखिए, इन्वेस्टिगेशन भी मानव करता है और दुनिया का ऐसा कोई भी मानव नहीं है जो किसी मिस्टेक को फेलेबल नहीं हो। तो ये विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस और विक्टिम ऑफ लाइफ है, इनके साथ पूरी सहानुभूति है, परंतु मतलब कानून की भी होनी चाहिए, हम सब की भी होनी चाहिए, समाज को उनको रिहेबिलिटेट करने के प्रयास करने चाहिए। पर जस्ट बिकॉज somebody has suffered, innocent cannot be punished. Correct. As right now it has been proved they are innocent. Exactly. The court has given a verdict, they are innocent, which we honor the verdict of the honorable. Undoubtedly हमारा जो सरकार है उसका दायित्व बनता है कि वो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनकी सहूलियत के लिए जो जितने से ज़्यादा सहायता पहुंचा सकते हो, जितनी उनको मदद पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। मगर जस्ट बिकॉज वो सफरर हैं उसके आधार पर किसी और आदमी को बिना किसी सक्षम साक्ष्य के आप विवश नहीं कर सकते कि वो फेस करे। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ मिश्रा जी, लेकिन आज फिर अपन वहीं के वहीं रह गए। मालेगांव में देखो तो मालेगांव में 10 लोग मरे थे, करीब 100 लोग इंजर्ड हुए थे। यहाँ पे मैंने अपने जिक्र किया, इतने लोग मरे, इतने लोग इंजर्ड हो गए। तो दोनों हाई प्रोफाइल केसेस में वी आर बैक टू स्क्वायर वन, अभी तक कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया। तो ये आप नहीं समझते कि एक जुडिशरी की या पुलिस की या ब्यूरोक्रेसी की एक हार है? पुलिस की बहुत बड़ी कमी है कि आज तक आप ये नहीं मालूम कर पाए कि मेन मास्टरमाइंड कौन है। ये निश्चित तौर पर मतलब इससे पुलिस इस इल्ज़ाम से या इस दायित्व से बच नहीं सकती, क्योंकि हम बहुत एडवांस कंट्री हैं और हमारे देश में अगर इतने बड़े हादसे हो जाएं और रियल मास्टरमाइंड नहीं पकड़े जाएं, बहुत अफसोस की बात। अच्छा मिश्रा जी, एक ऐसी निजी एक और चीज़ हो गई जो आजकल मतलब मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन में आड़े आ रही है, वो है टेलीकम्युनिकेशन। हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन के मीन्स इतने ज़्यादा हो गए कि आज की तारीख में अपराधी कहीं बैठा हो, कहीं से काम कर रहा हो, कहीं से ऑपरेट कर रहा हो, वो बहुत सहूलियत से सारी चीज़ें कर लेते हैं और उनको एक्सपोज करना या उनको पकड़ना इतना आसान नहीं रह गया। यस, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हैज बिकम सीक्रेटिव एंड वेरी वाइड, मतलब हर आदमी एक्सेस कर सकता है, उसको पकड़ भी नहीं सकते। अच्छा, मैं तो एक अंत मजाकिया, बड़ा सीरियस अपन ने डिस्कशन किया, एक आपसे मजाकिया प्रश्न से अंत करता हूँ, और वो मैं ये नहीं बोल रहा कोई आप बताइए। कई बार आपके पास तो काफी हाई प्रोफाइल केसेस भी आते हैं, आपको मालूम है ये बंदा जो है झूठ बोल रहा है, आपको मालूम है, आप मना भी कर देते होंगे, तो कभी कभी आपको अंदरूनी हंसी नहीं आती यार, किस तरीके से केस पुट अप कर रहा है? यू नो दैट ही इज द कल्प्रिट बट ही इज कमिंग टू यू कि साहब मुझे सेव कर लो। देखिए दोनों चीजें, नहीं मैं आपकी बात में मान रहा हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मेरा व्यक्तिगत है कि मैं कभी उससे नहीं पूछता कि तुमने किया है नहीं किया, और आज तक ऐसा कोई क्लाइंट नहीं मिला जो आकर ये ना बोले कि साहब मैंने नहीं किया। पर आपकी गट फीलिंग, मैं एहसास होता है कि कर दिया, मगर हमारा काम किसी झूठे को सच सिद्ध करना नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये सिद्ध करना है और ये सहायता करनी है कि जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है इसका जितना लाभ उसको कानूनी तौर पर मिल सकता है उसको दिलाया जाए। मतलब ये वाकया होते हैं जीवन में, बहुत सारे होते हैं। कई बार बुरा भी लगता है, कई बार जीतने के बाद भी बुरा लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। You realize, yes, डेफिनेटली आवाज आती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने जैसे कई ऐसे हीनियस क्राइम्स हैं जो खासतौर पे महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ होते हैं, उसमें मैंने नहीं लेता, मैंने मना कर रखा। मतलब एज ए प्रिंसिपल आई हैव डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट दोस केसेस। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? मेरा गट फीलिंग है या मुझे सोचने का तरीका है कि इतना हीनियस क्राइम जो समाज में बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रहे हैं, अगर इनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा तो इसका कोई अंत नहीं होने वाला। और आज चाहे ये माने या ना माने आप, महिलाएं जो बच्चियां हैं वो उतनी शारीरिक सक्षम नहीं है जितने पुरुष हैं, और अगर पुरुष उनके साथ इस प्रकार का दोहन शोषण करते हैं तो दे शुड बी डेल्ट वेरी सीवियरली। अच्छा मिश्रा जी, बिल्कुल दी लास्ट क्वेश्चन, मजाक भी हो गया, अब ये इसका नेक्स्ट आपका क्या प्रेडिक्शन है?
महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉम्बे ब्लास्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट गई, और ये जो बेचारे जो सफरर हैं मालेगांव में, इनका हम और अपील करेंगे हाई कोर्ट में, तो क्या अब ये और ड्रैग करेगा? क्या इसका फैसला बदलेगा? क्या आपको लगता है कि जो अभी विटनेसेस हुए और जो रिकॉर्डिंग हुई, ये स्टेटस को मेंटेन रहेगा? जस्ट गट फीलिंग। जहाँ तक बॉम्बे रेलवे वाला है, मुझे लगता है कि वो जजमेंट को अपसेट नहीं करेंगे, होगा नहीं। बट जो मालेगांव का ये देखने को नहीं मिला है जी। पर अब इसमें एक और संकट है कि क्या सरकार अपील करेगी? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तो वो अपील तो इतनी जल्दी हो भी नहीं सकती, क्योंकि देखिए 500-700 पन्ने का फैसला होता है। कोई भी अपील बनाए, आप बनाए, मैं बनाए, पढ़ेगा, देखना पड़ेगा, ढेर सारे दस्तावेज हैं, तो उसमें टाइम लगना लाजमी है। परंतु सवाल जो दूसरा है, मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से जो लोग उसमें शामिल थे, उनकी जो आइडियोलॉजी है, जिस तरह से पूरे, अगर आप हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में जिस प्रकार की रिएक्शन थ्रू आउट आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए सरकार अपील करेगी। लेकिन जो 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 वहाँ पे जो सफरर्स हैं, उनका एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि हम तो जाएंगे सब हायर कोर्ट में। अच्छी बात है, जाना चाहिए, जो मैंने पढ़ा पेपर में, जो मैंने न्याय के लिए जाना चाहिए, परंतु सुप्रीम कोर्ट में न्याय प्राप्त कर लेना या वहां पर जाकर किसी मुकदमे को लड़ लेना बहुत कठिन बात है, बहुत एक्सपेंसिव है सब कुछ, और वक्त भी बहुत जाता है, बहुत वक्त लगता है, फिर दिल्ली जाना पड़ता है हर चीज़ों के लिए, तो बहुत आसान नहीं है मेरी नज़र में। परंतु अगर कोई व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति का है और वो कर रहा है तो बिल्कुल जाना चाहिए। और मैं तो यहाँ भी बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को हमारी सेवाएं बिना किसी कीमत के भी चाहिए होंगी तो हम तैयार हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, इतना अच्छा विचार हमारे आज के गेस्ट मिश्रा जी ने किया कि मैं मौजूद हूँ, और कोई पीड़ित बेचारा जो जिसको न्याय नहीं मिला उसको लगता है, तो मिश्रा जी कह ले मैं बैठा हूँ, मैं उनकी सेवा करूंगा। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वी हैड लवली टॉक, इट्स माय प्लेजर। सच डेलिकेसीज जो मैं कभी नहीं पकड़ पाता, जो आप आए, और मैं मिश्रा जी के साथ जुड़ा हूँ। ये पहला एपिसोड हमने किया है। अब मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ, बिजी आदमी है, जबलपुर ज्यादा जाते, एक मैं इनके साथ मैं प्रॉमिस अभी लेना चाहता हूँ ऑन कैमरा, सर नेक्स्ट एनिमी प्रॉपर्टी बिल्कुल करेंगे। मैंने बोला भी है किसी को जी कि उसका सारा लिटरेचर मेरे पास ला के दें, और मेरे मित्र हैं वो उस पर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैं सारी चीजें आपको दूंगा, उसको अपन करें, क्योंकि वो भी एक भोपाल जैसे क्षेत्र के लिए, भोपाल जैसे एरिया के लिए जो एनिमी प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। एनिमी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, और अगर अपन उसका क्वांटम देखें मिश्रा जी, तो जस्ट 15,000 करोड़ यस जो सैफ टेंड्स टू लूज, so it's a big quantity, big amount, and with this promise from our guest today, Mr. Ajay Mishra, I bid goodbye. I hope you like the सर मैं आपके हर आदेश को पालन करूंगा, जब भी बोलेंगे आप हाजिर होंगे। Thank you so much.